नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। बारी बारी से आपको बताते हैं कि कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं। सोमवार का आज का दिन है, ऐसे में आज का जो दिन था बड़ी खबरों के नाम रहा है, क्योंकि आज बेहद बड़े मामलों को लेकर खबरें आई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अरावली से जुड़ी हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है। आगे सुनवाई कब होगी, क्या कहा है कोर्ट ने, बताएंगे। आदेश पर पिछले रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। जबकि दूसरी खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत को रद्द किया गया है। इस मामले में क्या नया अपडेट आया है, दिखाएंगे आपको। तीसरी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर पिछले 2 दिनों से जारी है। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह अपनों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। किसने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी बताएंगे। और बताने वाली खबर छत्तीसगढ़ से भी है, जहां पर भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले मामले में ईडी ने रायपुर, महासमुंद सहित 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की है। कौन कौन सी वो जगह थी, कौन कौन इसकी जद में आ रहा है, ये भी दिखाएंगे। और 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पर पुलिस ने 6 करोड़ रुपए का गांजा बरामद किया है। तो इसके पहले 2 दिन पहले खबर आई थी एमडीएम ड्रग्स की, और अब गांजे की खबर आई है। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरावली पर्वत की उस खबर से, जिसको लेकर लगातार पिछले 1-1.5 महीने से विरोध हो रहा था। और इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अब रोक लगा दी है। जो 100 मीटर ऊपर जमीन से जो खुदाई को लेकर बात हो रही थी, इस फैसले को लेकर, इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी। और फिलहाल जो पिछला आदेश था 20 नवंबर का, उस पर रोक लगा दी गई है। न्यायाधीश सूर्यकांत ने आदेश दिया कि विशेष समिति की सिफारिश और उन पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई आगे की टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेगी। अदालत ने यह साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि अरावली को लेकर फैलाई जा रहे भ्रमों को लेकर एक विशेष समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है, ताकि कई अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा मिल सके। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि 4 राज्यों में फैली हुई है, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली और गुजरात का कुछ हिस्सा। और इसी पूरे मामले को लेकर जो 100 मीटर का जो एक परिभाषा तय की गई थी कि जमीन से 100 मीटर, अब ये 100 मीटर कितना, इसको लेकर कुछ मापदंड तय नहीं थे। और इसी बात को लेकर नाराजगी थी कि लगातार जो खनन है उससे कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचेगा। और अरावली पर्वत जो कि प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है, खासतौर पर इन 4 राज्यों के लिए, वो बिगड़ जाएगा और इससे अस्थिरता आ जाएगी। दिल्ली वैसे ही प्रदूषण से, जहरीली हवा से प्रभावित है, वही राजस्थान भी मौसमी बदलाव से प्रभावित होगा। पश्चिम का विक्षोभ जो आता है, पश्चिम बंगाल से जो हवाएं आती है, बारिश जो कराती है, उसको लेकर भी बदलाव होने की बात कही गई थी। कई तरह की बातें जो विशेषज्ञ थे वो कह रहे थे। ऐसे में इन तमाम अटकलों को लेकर अब एक विराम लगा है। हालांकि ये विराम थोड़े समय के लिए लगा है, आगे इस पर क्या निर्णय होता है ये देखना होगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली के संवाददाता स्पर्श शर्मा भी जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई थी और क्या क्या इस पर कोर्ट ने कहा है, क्योंकि अभी 21 तारीख तक के लिए तो रोक लगी है, 21 जनवरी तक के लिए, लेकिन किस तरह से कम्युनिकेशन हुआ, कन्वर्सेशन हुआ, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, अरावली पर्वतमाला के लेकर जो विवाद चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आ गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर का जो आदेश था, जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर की जो छोटी पहाड़ियां हैं उन पर खनन हो सकता है, उस आदेश पर फिलहाल 21 जनवरी 2026 तक रोक लगा दी है। यानी 21 जनवरी 2026 को इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो होगी। और इसके साथ साथ कोर्ट ने जो है एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करने की भी बात कही है। ये जो कमेटी रहेगी वो इस पूरी जो है रिपोर्ट जो है सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को, और उसमें बताएगी कि आखिरकार किस तरीके के जो सुझाव हैं वो जो है इस पूरे मसले पर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और अरावली जहां पर पड़ती है उन राज्यों को, यानी राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस दिया है और इस मुद्दे पर जवाब मांगा है कि उनका क्या स्टेक या फिर उनका किस तरीके का जो रुख है वो देखने को मिलता नजर आता है। इससे पहले हम देख रहे थे कि अरावली को लेकर लगातार
जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो आहत हुए थे। और एक जो सेव अरावली कैंपेन है वो भी लगातार देखने को मिलता नजर आ रहा था। और इसलिए हमने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान इस पूरे मामले पर लिया और अरावली की जो परिभाषा है उसको जिस तरीके से डिफाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश द्वारा, फिलहाल उस पर स्टे लगाने का काम जो है कर दिया गया। अब देखने वाली बात रहेगी कि जब जनवरी के महीने में सुनवाई होगी तो किस तरीके का रुख जो है सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आता। और इससे पहले हमने देखा था कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो है जो रोक है यानी जो नया खनन आवंटित होता है उस पर रोक जो है लगा दी थी। इसकी जानकारी भी जो है सरकार की तरफ से कोर्ट में जो है रखी गई। लेकिन फिलहाल अब जो है इस मामले की सुनवाई 21 जनवरी को देखने को मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है स्पर्श लगातार इस पर एक तनाव की स्थिति बनी थी, लेकिन अब आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि केंद्र सरकार या जो मंत्रालय है उसको उसकी तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस पर उनकी क्या दलीलें रही, उन्होंने क्या कहा है, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री की तरफ से क्या इस पर और दलील दी गई है? देखिए, जहां तक हम केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से जो पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस फैसले का स्वागत जो है किया है और उन्होंने सीधे तौर पर जो कहा है कि जो नई कमेटी गठित की जाएगी उसकी जो है उससे सहायता होगी कि किस तरीके से जो खनन है उस पर आसपास पूरी तरीके से रोक जो है लगाई जा सकती है। इससे पहले भी भूपेंद्र यादव ने तमाम तरीके से जानकारी दी थी कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसको मिस इंटरप्रेट करने का जो काम है वो किया गया था। अरावली की कोई परिभाषा जो है नहीं बदली है। मसलन की जो 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों के बारे में जानकारी दी गई थी वो जो है किस तरीके से काउंट किया जाएगा इस पर निर्भर करता है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं 200 मीटर से ज्यादा ऊंची पहाड़ी होती है तो उसके आसपास आने वाली जो 500 मीटर का एरिया है वो भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन इस मामले पर हम जानते हैं किस तरीके से जो पक्ष और विपक्ष है वो सीधे तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था। खासतौर पर जो कांग्रेस है वो सत्ता पक्ष को घेरती हुई जो है नजर आ रही थी। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही पक्षों की बात की जाए वो जो है सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। और इंतजार है अब सुप्रीम कोर्ट का कि वो किस तरीके का रुख आने वाले समय में रखेगा। चलिए, इस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी हुई है, जिस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर जो पूर्व विधायक थे उनको एक बड़ा झटका लगा है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत थी उसको मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद लगातार सामाजिक संगठन और देश के अलग अलग हिस्सों से इस बात को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे थे। और इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की याचिका पर यह आदेश आया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई और कोर्ट ने कहा कि मामले में गंभीर कानूनी सवाल खड़े होते हैं जिन पर विस्तार से सुनवाई जरूरी है। हालांकि सेंगर पहले से ही पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जमानत मिलने के बावजूद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकता है। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। आदेश सुनते ही पीड़िता भावुक हो गई, न्याय मिलने की उम्मीद उन्होंने जताई है। हालांकि बता दें इस पूरे मामले को लेकर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था, लेकिन अब जो पीड़िता है वो ये चाहती है कि इसका जो लगाई गई थी धाराएं पॉस्को की उसको बदला जाए और इसके हिसाब से आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए, क्योंकि 2017-18 के आसपास का ये पूरा मामला था। लगातार इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता की अगर आप हिस्ट्री देखें तो परिवार एक तरीके से पूरा तबाह हो गया इस केस की वजह से। और अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है और इसको लेकर जो अलग अलग संगठन है वो भी एकजुट हुए थे और कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर भी इसका विरोध होता रहा है और इसलिए भी ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता।
तो देखिए, छोटी सी राहत बता रहे वकील, सांस लेने का एक मौका मिला है पीड़िता को। हालांकि पीड़िता इसके पहले अपनी जान को खतरा बता चुकी है, उसकी मां भी अपनी जान को खतरा बताती रही है, क्योंकि जिस तरह से कुलदीप सेंगर पर पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाए हैं, पिता की हत्या करा दी गई, जो वकील है उनकी हत्या करा दी गई, जो भी उनकी मदद करने आया वो कहीं ना कहीं मारा गया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर दहशत का माहौल था और इस बात के आरोप उन्होंने लगाए हैं। और अब इस पूरे मामले को लेकर, चूंकि ये मामला अब लगातार सामाजिक स्तर पर भी लगातार उठाया जा रहा है, उसका भी एक दबाव दिखाई देता है और जाहिर सी बात है अब इस मामले में न्याय की गुहार हर कोई लगा ही रहा है। तो कुलदीप सिंह सेंगर पर आगे कितनी सख्ती बरती जाती है, क्या कोई नजीर पेश की जाती है, ये भी देखना होगा। और अब बात मध्य प्रदेश की। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते, पिछले 3 दिनों से फिर से एक बार वो सुर्खियों में। वजह क्या है? वजह है कि सोशल मीडिया पर आरएसएस को लेकर, पीएम मोदी को लेकर जो पोस्ट किया था उससे उनकी किरकिरी हो रही है। इसके पहले आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही उस पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी थी और पूर्व कानून मंत्री ने भी इस पर यह कहा था कि ये मानसिकता ठीक नहीं है। अब निधि चतुर्वेदी ने कहा है कि वो इस बात को लेकर निंदा करती है, इस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, इस तरह से आपको तारीफ नहीं करनी चाहिए थी, ये बातें उन्होंने कही है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये वही पोस्ट है जो कि दिग्विजय सिंह ने किया था और आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता, स्वयंसेवक, जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम और पीएम बन सकता है, ये बातें उन्होंने इस पर कही थी, जिस पर सांसद की बेटी, पूर्व सांसद की बेटी कांग्रेस नेत्री निधि चतुर्वेदी ने दिग्विजय सिंह के इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह के बयान ने पार्टी की वैचारिक लड़ाई को कमजोर किया है, जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है। आगे वो लिखती है, दिग्विजय सिंह के हालिया बयान ने राहुल गांधी से लेकर उन तमाम जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर तमाचा मारा है जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। निधि ने पार्टी नेतृत्व से दिग्विजय सिंह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है और वैचारिक दोगलापन है या घर वापसी की छटपटाहट, कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने वाले दिग्विजय सिंह पर कब होगी कार्रवाई, ये सवाल उन्होंने पूछा है। तो सलमान खुर्शीद 2 दिन पहले आपको याद होगा वो कह चुके हैं कि हम इस बात की निंदा करते हैं। और इस बीच हमारे साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता अजय धौले जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी की तारीफ दिग्विजय सिंह ने की है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, ये देश और राष्ट्र निर्माण में काम करने वाली संगठनाएं हैं। हमेशा से भारत को किस प्रकार से वैश्विक मंच पर उसका अपना नाम हो, उसकी अपनी हमारा जो विचार है वो विश्व का विचार कैसे बढ़े, हम जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं वो विश्व कैसे उसको माने, इसके लिए हमेशा से प्रयासरत रहने वाली संस्थाएं हैं। चाहे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है, वो हमेशा से भारत को परम वैभव पर ले जाने की बात करता है। यदि उसकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो निश्चित रूप से उसके विगत 100 वर्षों के जिस प्रकार से काम है, अब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी, आज हम 2025 में खड़े हैं। लाखों स्वयंसेवकों का एक जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क ने धौले जी, लेकिन बीच में रोकूंगा आपको, इतना ही प्रभावित अगर दिग्विजय सिंह है तो क्या आप उनको पार्टी में आने का न्योता देंगे क्या? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रदेश रखा, लेकिन समझने की भी बात होती है कि दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट अपने ट्विटर पे शेयर किया था उसका अर्थ क्या था। उसका अर्थ ये था कि भारतीय जनता पार्टी या संघ की बात कर लीजिए, जहां जमीन पे बैठे हुए कार्यकर्ता भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक जाके संगठन का नेतृत्व करने का मादा रखते हैं, लेकिन एक तरफ वो कांग्रेस ही है जो परिवार के दरबारी हैं, बार बार परिवार की परिक्रमाएं करके जिनको पद मिलते हैं, वो उनका बेसिक डिफरेंस दिग्विजय सिंह ने बताया। तो ये बहुत अंतर आ जाता है कि जहां समर्पित कार्यकर्ताओं को अपनी योग्यता क्षमता के अनुरूप दायित्व मिलते हैं, एक तरफ कांग्रेस है जहां परिक्रमाएं करके दायित्व मिलते हैं। तो वो भी एक समझने का विषय है, लेकिन हम ठीक मानते हैं कि हमारे आलोचक भी हमारी प्रशंसा करते हैं। इससे कहीं ना कहीं इस बात की स्पष्टता है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे नेतृत्व ने अच्छा काम किया, इसलिए आज हमारे विरोधी भी इस बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसे तो दिग्विजय सिंह की बातों को आप नकारते हैं, अब तारीफ करें तो आप स्वीकार रहे हैं, ऐसे में क्या माने, कुछ संभावनाएं दिखाई देती है क्या दिग्विजय सिंह जी के लिए? मूल रूप से विषय ये होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने जिस विषय को रख के, जिस कंटेक्स्ट में ये बात कही कि
जमीन पे बैठे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो पूर्ववर्ती फोटो उन्होंने जो पोस्ट किया, उसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि संगठन अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करता है। ये कभी कांग्रेस या अन्य किसी राजनीतिक दल में संभव नहीं है। तो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को ये लग सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि योग्यतावान क्षमतावान कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत और परिश्रम का, उनके समर्पण का परिणाम मिलता है। उसी की प्रशंसा दिग्विजय सिंह ने की है। हम कार्यपद्धति की यदि बात कर ले तो दिग्विजय सिंह और हमारी कार्यपद्धति में, हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन जनता के जो विषय हैं उसके लिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने पीछे नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित की राजनीति करती रही है। देश को और समाज को दिशा देने का काम हमारी सरकारों ने किया, हमारे संगठनों ने किया। लेकिन धवले जी अभी भी वो ये कहते हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि वो आरएसएस की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के काम करने के तरीके को बिल्कुल भी सही नहीं मानते हैं और विचारधारा का वो विरोध करते हैं। तो निश्चित तौर पे एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल से आते हैं तो विचारधारा को तो विरोध करेंगे, क्योंकि उनका एक विचार है, एक परिवार के प्रति समर्पित रहना, उसका दरबारी बने रहना, उसी की परिक्रमाएं करना, उसी की राजनीति सेट करने के लिए अपने आप को झोंक देना। लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है या हम हमारे विचार परिवार की बात कर ले तो हमारा विचार क्या है, हमारी राजनीति किस केंद्र बिंदु में, हमारी राजनीति, हमारा विचार देश को परम वैभव की ओर ले जाने में, उसको अग्रसर करने में हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं। चलिए धवले जी, इस बीच हमारे साथ निधि चतुर्वेदी जी जुड़ चुकी है। सत्यव्रत चतुर्वेदी जी जो पूर्व सांसद है, उनकी बेटी है निधि चतुर्वेदी जी। निधि जी, आपसे समझना चाहते हैं कि आखिरकार दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी देते हैं, आपके पुराने नेता है संगठन के, आपके पिलर्स में से एक माने जाते हैं, इतनी छूट उनको क्यों मिल पाती है और इतना लाइबिलिटी लेकर वो कितना कुछ बोल जाते हैं, पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले पाती है? हेलो जी हेलो जी, मुझे आवाज नहीं आ आप निधि जी, मेरे सवाल आप सुन पाई है? नहीं, आवाज से मेरे कैसे आप सवाल बताएंगे बहुत, फिर से? आवाज आपको मिल पा रही है मेरी? मेरा सवाल बहुत जी, सीधा जी, सा अभी था, आई। आसान सा था कि आखिर दिग्विजय सिंह जो कि इतने पुराने नेता हैं, आपकी पार्टी के पिलर में से एक माने जाते हैं, उनको इतनी लिबर्टी क्यों मिली हुई है पार्टी में कि वो कुछ भी कहते, कभी भी कहते और पार्टी कुछ उस पर जवाब प्रतिक्रिया नहीं देती है? इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने वो अपनी बात CWC की मीटिंग के दौरान कह जाते हैं, आखिर क्यों उनको इतना सेफ रखा जाता है? नहीं, बात सेफ रखने की नहीं है। हमारी पार्टी का ये एक आप कहें कि एक छूट है हमें पार्टी संगठन में। हमारे यहाँ ये आजादी है कि अगर आप असहमत भी हैं किसी चीज से तो आप असहमति अपनी जाहिर कर सकते हैं और हर कोई अपना विचार रख सकता है, वो क्या सोचता है। विचारों की आजादी है हमारी पार्टी में, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। दिग्विजय सिंह जी क्या सोचते हैं, उन्होंने जो सोचा, जो उनको अच्छा लगा, वो उन्होंने अपना जाहिर किया। मुझे जो सही लगा मैंने जाहिर किया। तो ये तो विचारों की आजादी है, उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो आप खुद ही लिख रही, कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है और कहीं ना कहीं ये दोगलापन है। हाँ, तो ये तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि पार्टी की जी बिल्कुल, पार्टी क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही है? जी तो मेरा सवाल भी वही है कि देखिए, अनुशासन सबके लिए बराबर है, पार्टी सबके लिए बराबर है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो। तो अगर कार्यकर्ता गलती करता है तो उसके ऊपर अनुशासन कार्यवाही होती है। तो वाई नॉट दिग्विजय सिंह जी के ऊपर भी तो कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इस वाकई में ये सही नहीं है। पार्टी की लाइन अलग है और दिग्विजय सिंह कुछ और ही बोल रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर तो पूछ रहे हैं निधि जी आपसे कि भाई क्या दिग्विजय सिंह के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई के पैरामीटर अलग है, आप लोगों के लिए अलग है, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए अलग है? नहीं, होना नहीं चाहिए और है भी नहीं। इसीलिए मैंने उसकी मांग की है। आज तक किसी ने इस तरीके की कोई मांग रखी नहीं उनके अगेंस्ट, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि जी, आपका भी, और साथ साथ अजय धवले जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए रुक करते अगली खबर का। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर आपको याद होगा कि किस तरह से
जमीन को लेकर एक विवाद की स्थिति आई थी कि सड़क का जब निर्माण हो रहा था, जब सड़क बनाई जा रही थी, उस वक्त किस तरह के घोटाले घपले किए गए। इस पूरे मामले को लेकर 9 जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। रायपुर, महासमुंद और अलग अलग जिलों में ये छापेमार कार्रवाई की गई है। कुछ और लोगों के नाम इसमें जोड़े गए हैं, तो ये मामला अब आगे और बढ़ता जा रहा है और ईडी ने ये कार्रवाई की है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना को लेकर अब रायपुर से लेकर महासमुंद तक 9 जगहों पर यह कार्रवाई हुई है और इसको लेकर हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बड़े कारोबारी, बड़े सरकारी अधिकारियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। रायपुर की राजधानी के पॉश इलाके लॉ विस्टा सोसाइटी में रहने वाले व्यवसायी हरमीत खनूजा का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जहां पर ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची, दबिश दी। महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में भी बड़े कारोबारी के घर पर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। आरोप है कि सड़क निर्माण के लिए ली गई जमीनों के मुआवजे और कागजी कार्रवाई में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घोटाले के तार कहां से जुड़े हुए, किन किन अधिकारियों ने, बिचौलियों ने मदद की है। सभी ठिकानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। तो देखिए इसमें और नाम जुड़ते जा रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट जो लगातार विवादों में बना हुआ है और विवादों में भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि तस्वीरें ही स्पष्ट है। ईडी की रेड पड़ी है हरमीत सिंह खनूजा के घर के बाहर। इस वक्त हम मौजूद है लाविस्टा जो नाम सामने आ रहा था और यहाँ पर हरमीत सिंह खनूजा का निवास है। ईडी की टीम सुबह से ही यहाँ पर रेड मारने पहुंची हुई है और घर के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जवान है वो भी तैनात है, अंदर ईडी के ऑफिसर्स मौजूद हैं और पूरे घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यही हरमीत सिंह खनूजा का घर है जहां पर ईडी की रेड पड़ी है, यानी कि ईडी ने रेड मारी है, भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर रेड मारी है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है विशाखापट्टनम वाला, उस पर जिस तरीके से किसानों को मुआवजा देने को लेकर जितने जो बंदर बाट यहां पर किए गए हैं, जितने भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसे लेकर छापा पड़ा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर भारतमाला प्रोजेक्ट से लेकर 9 जगहों पर एक जबरदस्त जो छापेमार कार्रवाई है वो चल रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, विशाखापट्टनम राजधानी रायपुर सड़क मार्ग, जिसे लेकर लगातार जो सियासत भी है एक और देखी जा रही थी, लगातार किसानों से भी जुड़ी बातें निकलकर सामने आ रही थी और अब जो इस पर कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। ईडी के ऑफिसर्स मौजूद हैं। देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, जांच कितने देर तक चलने वाली है और इस पर और कौन कौन से लोगों के नाम सामने आते हैं। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। और 5 का पंच की आखिरी खबर है नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई, जहां पर 6 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर यह कार्रवाई की गई है, जहां पर यह गांजा छुपाकर लाया जा रहा था। तो बता दें आपको कि तस्करों ने नशे की इस बड़ी खेप के लिए नारियल के भूसे का सहारा लिया और पुलिस से बचने की कोशिश की। बसंतपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। धनवार वनोपज जांच नाके पर पुलिस ने घेराबंदी की, 40 बड़े पैकेट बरामद किए हैं। 12 क्विंटल ये गांजा इसमें भरा हुआ था, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। गिरोह का मास्टरमाइंड अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। धनवार बॉर्डर के आसपास जो है एक ट्रक है जिसके अंदर कुछ अवैध मादक पदार्थ लोड है। इसी के तारतम्य में हमारी जो बसंतपुर थाने की टीम थी उसके द्वारा वहां पर चेकिंग किया गया था। चेकिंग के दरमियान एक गाड़ी जिसका पासिंग राजस्थान का था, उस गाड़ी को चेक किया गया था। गाड़ी के जो ड्राइवर्स थे उनसे पूछताछ की गई थी और गाड़ी के चेकिंग में ये पता चला था कि उस गाड़ी के अंदर कुछ गांजा जो है, गांजा या उसके जैसा पदार्थ जो है वो लोडेड। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।